वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस आपके जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें दो चैप्टर हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। एक है चैप्टर नंबर 6, एक है चैप्टर नंबर 7। तो जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें बेसिक ज़्यादा है, जिसमें आइसोमेरिज्म, नेमिंग, इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या उनके ईएन रूल, यहीं तक सीमित है ये चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। इसकी जो थ्योरी पार्ट है, जिसमें डेफिनेशंस हैं या फिर कुछ थ्योरीज दी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टाइप, वो सेकंड पार्ट में जिसमें मैकेनिज्म वगैरह है। तो इस पार्ट में ये 3-4 चीज़ ही हैं। इसका सिलेबस देख लीजिए। ये सिलेबस है इसका, जिसमें डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वर्नर थ्योरी, वर्नर ने जो थ्योरी दी थी, क्लासिफिकेशंस लिगेंड का, उसकी नेमिंग्स और आइसोमेरिज्म, बस इतना ही है इस सिलेबस में, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस सिलेबस से जो भी आएगा क्वेश्चन वो नॉर्मली सॉल्व करने वाला होगा। ठीक है, चाहे आइसोमेरिज्म हो तो आपको डेफिनेशंस आइसोमेरिज्म की सब पता होनी चाहिए। जैसे लिंकेज आइसोमर है तो वो कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आप कॉम्प्लेक्स को देख के पता कर लगा सकते हो कि कौन सा आइसोमेरिज्म उसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर को, इन दोनों ही चैप्टर को, जो चैप्टर नंबर 6 है और जो चैप्टर नंबर 7 है, इन दोनों ही चैप्टर को आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपको एक चीज़ पहले करनी होगी, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्योंकि हम इसमें सभी मेटल्स को पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी डी सीरीज या फिर डी ट्रांजिशन मेटल जिसे कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, उनके कम से कम 21 से 30 जो एटॉमिक नंबर के मेटल्स होते हैं उनका तो याद करना ही पड़ेगा। उनके नाम, उनका एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब थ्योरी आपने पढ़ ली है तो आपको पता होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी अगर कुछ एक्सेप्शन है, तो जैसे क्रोमियम में एक एक्सेप्शन होता है, आपको पता होगा, फुली फील्ड और हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट लगता है उसमें। कॉपर के उसमें भी कुछ ऐसा होता है, 29 होता है उसका एटॉमिक नंबर। ऐसे ही जो सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज है उसमें भी ऐसे ही कुछ चेंजेस हैं, कुछ एक्सेप्शंस होंगे। ऐसे ही थर्ड है जिसमें ऑस्मियम, इरिडियम, ये थोड़े हायर लेवल वाले जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप वो अगर अच्छे से आपको पता है तो आप इस चैप्टर को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एटॉमिक नंबर बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए ये सब चीज़ें बेसिक जरूर रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए हम इसके एमसीक्यू पे आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, एक निकल का आपको कंपाउंड दिया हुआ है क्लोरीन के साथ, जो कि टेट्राहेड्रल है, आपको खुद बताया जा रहा है। तो आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखिए, यहाँ से पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। इससे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, मान लीजिए इसको मैंने एक्स मान लिया, क्लोरीन का -1 होता है और जो चार्ज है वो -2 है, तो x -4 इज इक्वल टू -2। तो जो निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा +2। ठीक है, तो +2 में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके +2 का जब 3D ऑर्बिटल आप डायग्राम बनाएंगे तो इसमें 2 आंसर आएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अनपेयर्ड होंगे, तो इसका आंसर जो आएगा 2। तो क्या है, आपको मेटल्स और उसका जो 3D ऑर्बिटल या 4s जो भी ऑर्बिटल बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2+ निकालने के बाद या 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद या इलेक्ट्रॉन डालने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इन सब की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ही आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करना है, ये सब आप थ्योरी में पढ़ चुके होंगे। कैसे फिल करना है, कितना फिल करना है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे बनाना है, ये सब आपको आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग, चलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड और ये सब तो बाद में आएगा, इस चैप्टर में तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईपेक नेम ऑफ, आगे लिखा हुआ है सोडियम थ्राइस, मतलब 3 सोडियम है, उसके बाद आयरन है, ऑक्जेलेट है 3। ठीक है, तो देखिए जितने भी इस तरह के कंपाउंड होते हैं जिसमें आगे सोडियम या कोई और मेटल लगा हो, उसमें हमेशा जो भी यहाँ पे मेटल होगा उसके पीछे 8 वर्ड में उसकी एंडिंग होगी। ठीक है, जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट 8, आयरन है तो फेरेट। ठीक है, यही अगर पीछे होता तो हम इसको फेरेट की जगह ना लिख के आयरन लिखते, केवल आयरन 3। लेकिन अगर ये सोडियम या कोई इस तरह का मेटल आगे है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर इस पे प्लस है तो इस पे माइनस चार्ज होगा। ठीक है, दूसरा, एक पहले ये तो एक बात हो गई ध्यान रखने वाली नेमिंग की। दूसरा नेमिंग में ध्यान रखने वाली बात है कि जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये हमेशा मेंशन किया जाता है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। जैसे ये +3 चार्ज है, यहाँ -3 हो जाएगा, तो ऑक्जेलेट का आपको चार्ज पता है, तो x इसको मान के आप चार्ज को बैलेंस करके इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। जैसे हमारे वाले केस में चारों ही
ऑप्शन में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें तो अंडरस्टूड है कि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों में ही सेम है। लेकिन अगर इसमें किसी में 2 होता, फिर आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालना पड़ता। तो जैसे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए, सोडियम पहले, तो हम पहले सोडियम आएगा। उसके बाद इसमें कितने ऑक्सीलेट हैं, 3, ठीक है, तो ट्राई ऑक्सीलेटो हो गया। उसके बाद आयरन और ये सोडियम आगे है, तो इस आयरन ना लिखे, हम लिखेंगे फेरेट, और क्योंकि सब में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो ये 3 ही होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सोडियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3। ये जो नेमिंग है और इस कोऑर्डिनेशन पूरे चैप्टर को आप ये मान लीजिए कि कुछ रूल्स हैं जिसे आपको पढ़ना है बुक से, और उन रूल्स के ऊपर न्यूमेरिकल, इसको आप न्यूमेरिकल कह सकते हैं, इसको सॉल्व करना है। ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ठीक है, पूरा प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। इसे आप रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। आपको याद क्या करना है, केवल इसके रूल्स, कि रूल्स नाम लिखते टाइम रूल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस। 2 कॉम्प्लेक्स दिए हैं और आपसे पूछा है किस टाइप के आइसोमर्स हैं। तो अब इस टाइप के जो आइसोमर से क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको आइसोमर्स किस तरह से, तो कोऑर्डिनेशन होता है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में, दोनों कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में। लिंकेज आइसोमर है तो लिंकेज कहाँ पे आता है, पोजीशन है, तो ये 5-6 तरह के आइसोमर्स होते हैं। इसके आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। हम तो केवल एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो सारी थ्योरी यहाँ नहीं पढ़ा सकते। जो क्वेश्चन में आएगा थोड़ा बहुत मैं उतना आपको बता दूंगा। जैसे हमारे केस में देखिए, इसमें नाइट्रो है, नाइट्रोजन से अटैच है। जो इस मेटल का और इस लिगेंड का जो बॉन्ड बनेगा वो कोबाल्ट का नाइट्रोजन से बनेगा, जबकि इस वाले केस में ऑक्सीजन से बनेगा, ONO है, ठीक है, ये ONO है। तो जो इसमें आइसोमेरिज्म होगा वो लिंकेज होगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक ही लिगेंड अगर 2 अलग अलग एटम से बॉन्डिंग कर सकता है, तो उस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं उसको लिंकेज आइसोमेरिज्म में रखा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। आपको इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तभी आप इस टाइप के न्यूमेरिकल कर पाएंगे। हालांकि मैंने इस न्यूमेरिकल को इस क्वेश्चन को कैसे किया है आपको बता दिया है, कि इसमें बॉन्डिंग जो है N से है, इसमें बॉन्डिंग O से है, तो लिंकेज का फर्क है, इसलिए लिंकेज आइसोमर है। ये रहा देखिए, कोबाल्ट और नाइट्रोजन का बॉन्ड है पहले वाले में, दूसरे वाले में कोबाल्ट और ऑक्सीजन का बॉन्ड है। चलिए आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट 3, ठीक है, इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए भी आपको थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। हमारे वाले केस में जो क्रोमियम है, मैंने आपको स्ट्रक्चर से दिखाया, इसका 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है देखिए यहाँ से, ये स्ट्रक्चर आपके रेफरेंस के लिए मैंने डाला है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अगला क्वेश्चन, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन K4FeCN6। इसमें क्या है, पोटेशियम 4 है, आयरन CN आपके जो 6 हैं, ठीक है। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के हमें पता चलेगा आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। आयरन +2 या +3 स्टेट में होगा, तो 4 यहाँ पे चला जाएगा, जो 4 यहाँ जाएगा, 4 नेगेटिव चार्ज। आयरन को X अगर मानते हैं हम, तो CN का होता है -1। ये हमारे पास 6 है, यहाँ 4 है, तो जो आयरन होगा वो +2 स्टेट में है, ठीक है। आयरन आपका +2 स्टेट में हो गया। अच्छा, +2 स्टेट में अगर आ जाता है आयरन, तो जो आयरन होगा उसका एटॉमिक नंबर होता है 26, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, 24, और प्लस हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, क्योंकि एक जो साइनाइड है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा आयरन मेटल को, तो 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे, तो इसका हो जाएगा 36, जोड़ देंगे जब, ठीक है। तो 24 और +12, इसका आंसर होगा 36, ऑप्शन बी। सॉल्व करने के लिए ये देखिए, मैं यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये रहा कैलकुलेशन यहाँ सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कैसे किया है मैंने अभी समझाया है। आप इस पिक्चर को देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलें। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन K3। अब ये क्वेश्चन तो जैसे हमने इसमें ऑक्सीडेशन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किए ना, कि 4 माइनस ऊपर था तो -4 हो गया। X, आयरन को ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, तो हमने X मान लिया। साइनाइड 1 माइनस कंट्रीब्यूट करता है, तो 6 है ये, तो 6 इंटू में -1 इज इक्वल टू -4। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, X इज इक्वल टू 2 आ गया। ऐसे ही सिमिलरली आप इसमें कर लीजिए, 3 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, तो जो साइनाइड है वो 6 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो x प्लस -1 इंटू में 6 इज इक्वल टू -3। सॉल्व करेंगे, आंसर 3 आ जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 आया था, तो इसमें 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3। यहाँ सॉल्व करके आपको देखो समझा रखा है, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्रांस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट इज।
आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूले में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, एक तो ये ट्रांस है इथिलीन डायमीन, ये EDTA है, ये ट्रांस फॉर्म में कोऑर्डिनेटेड है कोबाल्ट से। कोबाल्ट जो है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सल्फेट उसके साथ अटैच्ड है। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 3 इथिलीन डायमीन है, ठीक है, और सल्फेट हैं वो भी 3 हैं। अगला है EAN ऑफ द, ये EAN बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में जरूर आएगा। EAN ऑफ विच कॉम्प्लेक्स डजंट कॉरस्पॉन्ड टू एटॉमिक नंबर ऑफ ए नोबल गैस, यानी कि किसका EAN कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं भी आपको इस क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। मैं बाकी स्लाइड में EAN बार बार कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं एक ही क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा, आपको उसको प्रैक्टिस करना है और आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं केवल आपको आंसर बताऊंगा, आपको उसी बेसिस पे खुद से सॉल्व कर लेना है। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि ये कैसे हुआ, तो मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है ना, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है K3FeCN6, यानी कि इसका आंसर तो हमने बता दिया, लेकिन कैसे आया ये आंसर ये मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। जो हमारा पहला केस था ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, चारों जो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, ये इन चारों में हमने EAN कैसे निकाला ये मैं आपको चारों में कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जो पहला है कोबाल्ट NH3 6Cl3, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 3 है तो यहाँ पे 3 प्लस चार्ज आ जाएगा। अब EN कैलकुलेट करेंगे तो X को मैंने पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इससे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ कोबाल्ट की, तो 1 क्योंकि कोबाल्ट 1 है, X को मान लिया मैंने इसको प्लस 6, अमोनिया 0 कंट्रीब्यूट करता है तो 0 इज इक्वल टू 3 प्लस, तो जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 3 +3। अब EN कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर होता है इसका 27, 3 प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें निकल गए तो ये माइनस कर दो, प्लस 12 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है अमोनिया, टोटल आ गया 36। सेकेंड ऑप्शन K3FeCN6, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, अभी हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था ये। EN निकालेंगे, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26, 3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दीजिए, प्लस CN 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 6 हमारे पास CN है तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल करेंगे तो 35 आ जाएगा। ऐसे ही निकल का होता है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कोई चार्ज नहीं कुछ नहीं है, निकल का होता है 28, 0 क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन निकल रही है इसमें से, कोबाल्ट हमें देता है 8, दोनों को जोड़ दीजिए आ गया 36। ऐसे ही K2HgI4 के केस में है, क्योंकि यहाँ पे 2 पोटाशियम है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा, तो जो Hg है पारा, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2 आएगी, आप कर लीजिएगा, क्योंकि आयोडीन 4 है यहाँ -2 है तो +2 आ जाएगी। अब 80 होता है इसका एटॉमिक नंबर, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट घटा दीजिए और 8 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लिखना भूल गया था मैं, शायद यहाँ प्लस का साइन आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसी में ऐड हो जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में गलत हो गया ये, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ प्लस का साइन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन ये ऐड हो जाएंगे, 2 ये घट जाएंगे, तो टोटल आ जाएगा आंसर 86, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है जो नोबल गैस को नहीं मीट करता है, केवल सेकेंड ऑप्शन है। देखो ये 36 है, ये भी मीट करता है, ये भी 36 है, ये 86 है, तो 36, 36, 86 ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, 35 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यही आपका क्वेश्चन था, विच इज नॉट ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो आंसर ऑप्शन बी। आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बता सकते आप। अब देखिए जैसे इस केस में है EN ऑफ द कोबाल्टिन कॉम्प्लेक्स, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, अब आप खुद से सॉल्व करिए, मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ और आप सॉल्व करके देखिए मैच होता है कि नहीं होता है, इसका आंसर 36 आएगा। चलिए मैंने सॉल्व कर रखा है वैसे ये, बट मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। हमारे केस में कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाल लेना, 3 आएगी, इनटू में 2 इलेक्ट्रॉन देता है ये, तो 2 इंटू में 2 4 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन क्लोरीन के 2 इंटू में 4, ठीक है, 8 + 4 + 24, तो सबको ऐड करेंगे तो आएगा 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन है तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करता है, आंसर हाइड्रेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन दिस, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, 0 होती है इसकी, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट का मतलब है वो 6 पॉइंट पे एक साथ बॉन्ड बनाता है और ये केवल एक ही लिगेंड करता है, वो है EDTA, ठीक है, 2 नाइट्रोजन से और 4 CO के नेगेटिव पार्ट से, ये देखिए करके दिखा हुआ है, 2 नाइट्रोजन से और 4 ऑक्सीजन के, इससे कोऑर्डिनेशन होता है इसका। अ ग्रुप ऑफ एटम दैट कैन फंक्शन एज ए लिगेंड व्हेन, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम लिगेंड की तरह काम कब करता है, जब
इट इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल, ये कंडीशन फॉलो करे, या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो, या नेगेटिवली चार्ज हो, या पॉजिटिवली चार्ज हो। तो इनमें से कौन सा फिट बैठता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये शायद आप खुद भी कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। बेसिकली क्या होना चाहिए? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास होगा तो ही वह एज ए लिगेंड काम कर सकता है। आंसर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, एक तो नॉर्मल कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, तो आप इन चारों को एक बार स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा। इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, जो है इसका आंसर है वो है पोटासियम फेरोसाइनाइड। जो ये है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बाकी चारों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। इनके अंदर जो कोऑर्डिनेट टाइप बॉन्ड होता है या डी ऑर्बिटल वाले जो बॉन्ड बनते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन सीरीज वाले, वो इसमें नहीं बनते। द नंबर ऑफ हैलाइड्स एंड दिस। अब देखिए जनरली बच्चे सोचेंगे कि इसमें यार हैलाइड आयन तो ये भी है, 2 क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, एक Cl है, लेकिन यहाँ ये क्यों लिखा नंबर ऑफ हैलाइड आयन और आंसर 0 1 2 3? आंसर 1 है इसका। ठीक है, देखिए आंसर इसका 1 है। तो 1 कैसे आया? एक्चुअल में क्या होता है, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो बाहर वाली होती है। मतलब अगर हम इसको डिजोल्व करेंगे तो वाटर में ये इस Cl को देगा केवल, ये Cl कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, ये नहीं निकल कर आएगा, ये आयनिक फॉर्म में ये आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। इसको जो अंदर होते हैं इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो जब भी हम इसको डिजोल्व करते हैं सोल्यूशन में, तो केवल इसका हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि क्लोरीन आ रहा है टेस्ट में। ठीक है, ये क्लोरीन और ब्रोमीन टेस्ट में नहीं आएंगे। तो जो आते हैं केवल उसकी बात कर रहा है ये नंबर ऑफ हैलाइड आयन। तो ये क्या होगा? 1, क्योंकि Cl एक ही है। बाहर अगर 2 होते तो इसका आंसर 2 होता। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का क्वेश्चन था ये। हीमोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है? अब ये तो आपको पता होगा, हमारे ब्लड में जो होता है आयरन होता है। तो ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आंसर इसका आयरन है और ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे आयरन कोऑर्डिनेटेड है बाकी लिगेंड से। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। अब ये क्वेश्चन तो आप खुद से करिएगा, चारों को सॉल्व करना है आपको, सारी चीज़ें हम नहीं कराएंगे। आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए और इसका निकालिए। चारों में से जिसका सबसे कम आएगा वो आपका आंसर होगा। आंसर बी आना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए। द आईपेक नेम ऑफ दिस। अब इसका आईपेक नेम ये भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि कैसे करना है। ध्यान रखने वाली बात जो बताई थी मैंने, अगर आगे मेटल लगा है तो यहाँ निकल है तो निकलेट होगा। ठीक है, अगर ये पीछे की तरफ कोई सल्फेट लगा होता तो निकल होता। तो ये दोनों आंसर तो पहले वाले नहीं हो सकते, इसमें निकलेट वाले आंसर है और निकलेट वाले आंसर यही दोनों हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन 0 आए तो ये वाला आंसर है, 4 आए तो ये वाला है। तो आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो 4 आएगा। 4 आएगा, इसका मतलब आंसर डी है। आईपेक नेम ऑफ दिस, फिर से एक आईपेक नेम आ गया, ये भी आप खुद कर लीजिएगा। आपके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी पोटासियम हेक्सा साइनोफेरेट इसका 2 आंसर है। पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है इसकी, उसके बाद इसका फेरेट वाला ही फॉर्मूला होगा, आयरन वाला नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये आयरन वाला नहीं होगा। इन्हीं दो में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, बस आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते ही आंसर पता चल जाएगा। 3 आए तो ये है, 2 आए तो ये है, क्योंकि 2 आ रहा होगा तो आंसर ये है। आईपेक नेम, फिर से एक आईपेक नेम आ गया, ये भी आप खुद सॉल्व कीजिए। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैं नेमिंग या नोमेनक्लेचर आईपेक नेम पूछ रहा हूँ आपसे, ये वो क्वेश्चन है जो नॉर्मली एग्जाम में आए हुए हैं या पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब क्योंकि सॉल्व कैसे करना है मैं पहले समझा चुका हूँ, तो हर क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ। अब ये सॉल्व नहीं करके बता रहा हूँ, केवल आंसर दे रहा हूँ। तो पहले आंसर देने से पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए और फिर अपने आंसर को मैच कर लीजिए। अगर गलत आ रहा है तो आप उसको रिकंसिडर कीजिए कि आंसर गलत क्यों आ रहा है, आपने कहाँ पे मिस्टेक की। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दी। देखिए फिर से इसमें केवल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमने आपको पहले ही सिखा दिया है। ठीक है, हमारे वाले इस केस में कितनी आएगी, 3 नेगेटिव इधर जाएगा, 3 6 प्लस 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिएगा। द कॉम्प्लेक्स दिस विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। देखिए अब क्योंकि सल्फेट इसमें फ्री है, तो इनमें से कौन सा इसके सल्फेट के साथ बॉन्ड बना सकता है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है? तो ये होता है बेरियम सल्फेट बनाता है, जो व्हाइट कलर का होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड है जिसके साथ डिजोल्व होके मतलब मिलके बेरियम सल्फेट बनाएगा जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब आपके इसको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, इनके स्ट्रक्चर बनाने। देखिए कौन सा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, हेक्सा एक्वा आयरन 3 आयन, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। द कंपाउंड हैविंग ब्लू कलर सॉल्यूशन इज, मतलब ब्लू कलर का सॉल्यूशन कौन सा होता है? 12th क्लास से सिखाया जाता है, ब्लू विट्रॉयल।
ब्लू विट्रॉल में कॉपर सल्फेट होता है और 5 वाटर हाइड्रेट की फॉर्म में रहते हैं, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। ये ब्लू कलर का होता है, इसके हम क्रिस्टल्स भी बनाते हैं 12th क्लास में। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डजंट फॉलो EAN रूल? EAN रूल को फॉलो कौन कौन नहीं करता? आपको चारों को निकालना है, जिसका 36 ना आए उसे बोलना है EAN रूल को फॉलो नहीं करता। EAN रूल क्या कहता है कि 36 होने चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट। चारों को आप करना तो मैंने आपको सिखा दिया है, आप चारों को कैलकुलेट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। जो पहला है वो EAN को फॉलो नहीं करता, बाकी सब EAN को फॉलो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट हैव ए मेटल कार्बन बॉन्ड? इनमें से कौन सा ऐसा है जो, देखो ये मेटल कार्बन बॉन्ड होता है इसमें, एल्युमिनियम और ये इथॉक्सी ग्रुप, इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं होता है। इसमें भी मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, इसमें भी मेटल कार्बन बॉन्ड होता है। तो इसका आंसर है बी, जिसका मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं होता। अच्छा, टोटल स्पिन ऑफ दिस, तो Mn2 यानी कि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 गिवन है इसमें, आपको याद भी होना चाहिए, और 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। उसके बाद इसमें कितने बचेंगे ये आपको बताना है। एक इलेक्ट्रॉन हाफ स्पिन कंट्रीब्यूट करता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5/2 आंसर हो जाएगा, एक होगा तो हाफ हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3/2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, 5/2। आपकी सहूलियत के लिए मैंने आपको दिखाया हुआ है कि +2 स्टेट में D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। और ये यही क्वेश्चन पैरेलली आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कोबाल्ट 2 में क्या होगा स्पिन, क्रोमियम 2 पॉजिटिव में क्या होगा स्पिन, आयरन 2 पॉजिटिव में क्या होगा स्पिन। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 4 हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/2 = 2। ऐसे आप इसका टोटल स्पिन निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ट्रांजिशन मेटल पॉजेस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग वैलेंसी 2 तरह की होती है। ठीक है, इसका आंसर हो गया सॉल्व 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सेम टाइप ऑफ लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड कैन बी स्ट्रॉन्ग देन एनायनिक लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड आर स्ट्रॉन्गर देन नॉन चिलेटिंग। आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ये दोनों पॉइंट तो ठीक है। पाई बॉन्ड कंटेनिंग लिगेंड्स आर क्लासिकल, ये गलत है। पाई बॉन्ड कंटेनिंग जो लिगेंड्स होते हैं वो क्लासिकल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी, पाई बॉन्ड कंटेनिंग लिगेंड्स आर क्लासिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आईपेक नेम ऑफ, इसमें भी आपको आईपेक नेम लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज नया है, O कोबाल्ट, N- कोबाल्ट, O- कोबाल्ट, O- कोबाल्ट। ये बता रहा है कि कोबाल्ट का ऑक्सीजन से बॉन्ड है या इस नाइट्रोजन से बॉन्ड है, ये बॉन्डिंग को बताता है। ठीक है, पीछे सल्फेट लिखा हुआ है क्योंकि सल्फेट पीछे है। मेटल जो है वो एज इट इज आएगा, कोबाल्ट कोबाल्टेट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आगे कैटायनिक नहीं फॉर्म है। ठीक है, तो ये कोबाल्ट 3, ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम है, तो कोई भी आंसर हो सकता है। अब O से इसका बॉन्ड है तो O वाला आंसर होगा, या तो ये आंसर बी नहीं हो सकता इसका मतलब, क्योंकि इसमें N से बॉन्ड है। ठीक है, अब नाम सॉल्व कीजिए। पेंटा अमीन नाइट्राइटो, ऑक्सीजन से बॉन्ड है O कोबाल्ट 3 सल्फेट, तो इस पहला इसका आंसर करेक्ट है। द आईपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, फिर से एक आईपेक नेम आ गया। ये तो आपने सुना भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है केमिस्ट्री में, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो। ठीक है, टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट क्यों आएगा, क्योंकि आगे लिथियम है, एक कैटायनिक फॉर्म पहले लगा हुआ है, तो ये एल्यूमिनेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आप निकालोगे तो +1 -1 4, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट। नेक्स्ट है द कैटलिस्ट यूज फॉर ओलेफिन पॉलीमराइजेशन, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, मतलब कहीं भी मिल जाए। ठीक है, ओलेफिन पॉलीमराइजेशन के लिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। The conductivity measurement of a coordination compound of cobalt 3 shows that it dissociates into 3 ions in solution. The compound is, देखिए अब इन सब के आपको स्ट्रक्चर लिखने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर जैसे केमिकल फॉर्मूला टाइप, वो लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि 2 आयन बाहर आने चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई आयन हो जो बाहर प्राइमरी वैलेंसी में दिखा सकता हो, उस टाइप का अगर कोई होगा तो वो 3 आयन में डिसोशिएट होगा। तो आप इसका ये सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ऑप्शन सी। इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज दिस, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, आप सॉल्व कर लेना इसको, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये 0 आएगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस एंड दिस किस टाइप की मैकेनिज्म है देख लेते हैं। कोबाल्ट क्रोमियम, क्रोमियम कोबाल्ट। इसमें क्या हो रहा है, जो ये लिगेंड है वो बदल रहा है। देखिए यहाँ पे कोबाल्ट के साथ अमोनिया है और यहाँ पे क्रोमियम के साथ अमोनिया है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन वाला आइसोमेरिज्म होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बदल रहा है ना इसमें, एक में कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, दूसरे में क्रोमियम के साथ है अमोनिया। आंसर सी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ ये जो भी कंपाउंड गिवन कॉम्प्लेक्स गिवन है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी तो देखिए 2 है ना, क्लोरीन 2 बाहर है। और सेकेंडरी वैलेंसी ईन है, 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो 2 2 4 होंगे। लेकिन जो ईन होता है वो 1 2 में कंट्रीब्यूट करता है, तो ये टोटल हो गया 4 और ये 2, 4 और 2 6। तो आंसर होगा 2 इंटू में 6। प्राइमरी वैलेंसी 2 है, सेकेंडरी 6 है, 2 और 6 ये वाला आंसर है इसका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड इन इट्स एक्वा सोल्यूशन। देखिए, तो इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स शो करता है डी ट्रांजिशन की वजह से, और इसका आंसर होगा टाइटेनियम 3+। इसे आप सबका ऑर्बिटल डायग्राम बना लीजिएगा, ऑर्बिटल में देख लीजिएगा CD का, जिंक 2 पॉजिटिव का, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे, इसलिए ये कलर्ड होता है इन सोल्यूशन फॉर्म। द आईपैक नेम, फिर से एक आईपैक नेम है, आप आंसर देख लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। व्हाट इज द आईपैक नेम, फिर से एक आईपैक नेम, ये थोड़ा सा अलग है। बाहर सल्फेट है, सल्फेट आएगा, कोबाल्ट कोबाल्ट रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए इसकी, मेरे अकॉर्डिंग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3 2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी। तो ये 2 तरीके के इसके आंसर हो सकते हैं, इन दोनों में देख लीजिएगा। एक्वा आइडो टेट्रामीन आइडो कोबाल्ट कोबाल्टेट है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टेट तो ठीक है लेकिन यहाँ कोबाल्टेट है, यानी कि इसके आगे कोई कैटायनिक फॉर्म तो है नहीं, तो कोबाल्ट आंसर में होगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हाट इज द EAN ऑफ द सेंट्रल मेटल इन दिस, ये भी EAN निकालने का है, ये आप निकाल लीजिएगा, 34 आएगा इसका आंसर। कॉम्प्लेक्स स्पीसीज दैट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज बताना है जिसमें आइसोमेरिज्म हो, तो आइसोमेरिज्म इसमें ही हो जाएगा ना, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें जो हमने थोड़ी देर पहले नहीं किया था एक क्वेश्चन, एक जिसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म था, यही वाला है। तो इसमें इन Cl2, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है ये, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपने देखा इस स्लाइड में ज़्यादातर आइसोमेरिज्म इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और नेमिंग से ही रिलेटेड है। अब लगभग 30-40 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस चैप्टर में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।